वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय वी लक्ष्मी। सो हम सॉल्यूशन चैप्टर्स स्टडी कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है सॉल्यूशन चैप्टर में, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, वहाँ पे है ना कुछ एग्जांपल्स देखे पर्टिकुलर, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन का नेचर देखा, होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है एंड देन सॉल्यूशन। फिर सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद में उनकी कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या यूज लिया, कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज लिया। मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। चार चीजें पढ़ी। मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस जो सॉल्वेंट के स्पेसिफाइड अमाउंट में सॉल्यूट की जितनी मात्रा डिसॉल्व हो सकती है वो सॉल्यूट की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये चीज देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट देखा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होएगा, पोलर में पोलर डिसॉल्व होएगा, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम वगैरह वो सारी चीजें देखी थी। फिर उसमें इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर देखा था, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद में ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, तो वो कैसा होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी, और एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी। इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर सॉलिड का नहीं, सॉलिड का अगर लिक्विड में सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें नहीं होता है कि दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है। फिर उसके बाद में हमने लास्ट जो लेक्चर था, 7 लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस इन ए लिक्विड। यहाँ तक हमने चीजें देख ली थी। सॉल्वेंट क्या रहेगा हमारा, लिक्विड रहेगा, सॉल्यूट क्या रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो हमने गैसियस सॉल्यूशन, गैस एंड लिक्विड की बात करी, तो हमारे सॉल्यूट क्या हो गया, गैस हो गया। फिर उसके जो बाद में हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर उसकी मोलर, उसके जो है ना मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेनरी लॉ देख लिया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करी थी, है ना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वगैरह से हेनरी लॉ कांस्टेंट वगैरह ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर उसके बाद में है ना नॉर्मल कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लिए थे, है ना, जो डे टू डे लाइफ में है ना हेनरी लॉ का यूज है। फिर इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर देख लिया था, कैसा होता है प्रोसीजर, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैसेस का डिसोल्यूशन क्या होएगा, जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनका वेपर प्रेशर, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस किस में बनते हैं, जब आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होएगा, तो सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी रहेगी, लिक्विड रहेगी। द सॉल्यूट कैन बी ए गैस, सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, गैस का पढ़ लिया और सॉलिड का पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम जो राउल्स लॉ वगैरह वो पढ़ेंगे, वो लिक्विड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। Solution of a gas in a liquid have already been discussed. In this section we will discuss the solution of a liquid and solid in a liquid, ठीक है। Such solutions may contain one or more volatile component। भाई एक volatile component रहेगा वो तो solvent रहेगा, एक से अगर ज्यादा उसमें मिक्स किया हुआ volatile component है तो उसके कारण भी वेपर प्रेशर रहेगा। volatile मतलब जो वाष्पशील है, जो है ना, मतलब लिक्विड से वो वेपर फेज में जा सकता है, वो volatile होएगा, ठीक है। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट कैसा रहता है, वोलेटाइल रहता है। द सोल्यूट में और मे नॉट बी वोलेटाइल, ठीक है। सोल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब रहेगा एक सोल्यूट रहेगा उसमें, एक ही सॉल्वेंट रहे, सॉल्वेंट तो एक ही रहता है। दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, नेमली द सॉल्यूशन लिक्विड, है ना, दो कंपोनेंट रहेंगे, एक सॉल्वेंट रहेगा, एक सोल्यूट रहेगा। अब है ना दो टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे, एक तो लिक्विड इन लिक्विड का बनेगा और एक सॉलिड इन लिक्विड का बनेगा। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशंस की, ना, गैस की तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड में एंड सॉलिड इन लिक्विड में। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो सोल्यूट होगा एक तो सॉल्वेंट होगा और एक साथ में क्या होएगा, सोल्यूट होएगा, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट तो हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, और जब बात आती है सोल्यूट की तो हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। अब हमें पता है कि लिक्विड तो कैसे रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, ठीक है। ये तो कैसा रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, और यहाँ पे जो सोल्यूट होगा ना वो भी लिक्विड है, तो ये भी कैसा रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, ठीक है।
तो इन दोनों के कारण जो वेपर प्रेशर होएगा उनकी सब स्टडी करते हैं। लेट अस कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए टू वोलेटाइल लिक्विड एंड डिनोट द टू कंपोनेंट ए एंड 1 एंड 2। मतलब दोनों जो कंपोनेंट्स है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, ठीक है, और उन्हें एक को कंपोनेंट ए से और 2 से डिनोट कर दिया। अब ये अगर कैसे है, वोलेटाइल है, तो इन्हें किस में लेना पड़ेगा, क्लोज्ड वेसल में लेना पड़ेगा। मतलब अगर ओपन वेसल रहेगी तो वो तो जो मटेरियल होगा, जो भी लिक्विड होगा वो तो बाहर निकल जाएगा। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवोपरेट एंड इवेंचुअली बोथ द कंपोनेंट्स क्या होंगे, इवोपरेट होंगे ना कुछ उनकी वेपर्स रहेगी, जो सॉल्यूशन रहेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेपर्स रहेगी और एक इक्विलिब्रियम बन जाता है इस टाइप का। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये तो लिक्विड है और इसी की यहाँ पे क्या है कि वेपर है, ठीक है, ये वेपर पार्टिकल है इनके, मतलब गैसियस पार्टिकल। तो एक स्टेज आती है जिसमें से है ना, पहले तो स्टार्टिंग में वेपर फेज में जाएंगे, फिर वेपर फेज से वापस इसमें आने लग जाते हैं। पहले तो ये होएगा सॉल्यूशन से वेपर में जाएंगे, फिर वेपर से वापस सॉल्यूशन में आने लग जाते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई दो इन्हें सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज के बीच में, तो वहां पे जो लगने वाला जो वेपर प्रेशर होएगा ना, वो क्या कहलाएगा, पी टोटल कहलाएगा। और वो है ना at this stage we P total and P1 and P2 be the partial vapor pressure of the two component 1 and 2 respectively। मतलब इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर लगेगा सॉल्यूशन पे वो तो क्या कहलाएगा, P टोटल कहलाएगा। अब दो कंपोनेंट वोलेटाइल है तो एक के कारण कंपोनेंट नंबर 1 के कारण लगने वाला पार्शियल प्रेशर P1 होएगा और कंपोनेंट 2 के कारण लगने वाला P2 होएगा, और P1 और P2 का टोटल क्या होएगा, P टोटल के बराबर होएगा। With the partial vapor pressure of the component 1 and 2 respectively, these partial pressure are related to the mole fraction। अब ये जो partial pressures होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। भाई इसमें दो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 है, तो अब इसका जो पार्शियल प्रेशर होएगा वो होएगा P1 और इसका पार्शियल प्रेशर होएगा P2 होएगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर P1 होएगा ना, इस जो कंपोनेंट 1 है इसके जो मोल फ्रैक्शन होगा ना उसके है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। और ये जो P2 होएगा इसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा कंपोनेंट 2 का, वो इसके है ना पार्शियल प्रेशर होगा इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये कंपोनेंट ए है और इसी के है ना कुछ गैसियस फेज में जाएंगे है ना, वेपर फेज में, तो ये वेपर फेज के पार्टिकल्स रहेंगे इसके, ठीक है, और ये वापस इनका डिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 है और 2 है। इसका जो प्रेशर लगने वाला होगा वो P1 रहेगा, इसके पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P2 रहेगा। दोनों कंपोनेंट जाएंगे वेपर फेज में और जो P टोटल रहेगा वो P1 प्लस P2 का टोटल रहेगा, P टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, P1 प्लस P2 रहेगा। अब ये जो P1 होएगा ना इस कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। पार्शियल प्रेशर होएगा कंपोनेंट 2 का, वो इसके कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना। द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकियोस राउल्ट है ना गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम है ना, मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसने, मात्रात्मक है ना, जो एक बताया कि किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। किसने बताया, राउल्ट्स ने बताया। द रिलेशनशिप इज नोन एज ए राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, विच स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स है ना, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है ना ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कंपोनेंट एक है उसका जो पार्शियल प्रेशर होएगा ना वो उसके सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कंपोनेंट एक है उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होएगा वो क्या रहेगा, P1 नोड रहेगा, ठीक है। तो P1 नोड रहेगा। अब P जो सॉल्यूशन में कितना है, P1 नोड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। वेयर P1 नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर, उसी सेम टेम्परेचर की कंडीशन में जब कंपोनेंट प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होएगा, ठीक है, वो P1 नोड होएगा। इसी तरीके से ना जो कंपोनेंट 2 है उसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है।
और P2 नोड क्या हो जाएगा उसकी जो प्योर कंडीशंस में जो वेपर प्रेशर रहेगा। P2 नोड रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2, है ना। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ ए पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, द टोटल प्रेशर P total अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ ए पार्शियल प्रेशर द P total ऑफ द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन की सरफेस रहेगी उस पे जो है ना टोटल जो वेपर प्रेशर लगेगा P टोटल होएगा, वो क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स के कारण लगने वाला जो पार्शियल प्रेशर है उसके सम के बराबर होएगा। द टोटल pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and is given as P total is equal to P1 plus P2 हो जाएगा। अब P1 की वैल्यू हमें क्या पता है, x1 प्लस P1 नोड प्लस P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 प्लस P2 नोड हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक चीज हम ये जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका अगर 2 कंपोनेंट है ना, बाइनरी ले रहे हैं सॉल्यूशन, तो जो दोनों कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का जो मोल फ्रैक्शंस का जो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट जो B है उनके जो मोल फ्रैक्शंस का टोटल क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। अब यहाँ पे है ना हम x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x1 होगा। तो यहाँ पे यही चीज करी है कि x1 की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस x2 P1 नोड x2 P2 नोड हो जाएगा। अब ये जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, P1 नोड को 1 से करेंगे तो P1 नोड माइनस P1 नोड x2 प्लस x2 P2 नोड, ठीक है। जब इसमें से है ना x2 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस P2 नोड माइनस P1 नोड, ठीक है। और ये x2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2। तो यहाँ से एक चीज ये पता चली है कि जो टोटल है ना प्रेशर, अगर हमें वेपर प्रेशर काउंट करना है, कैलकुलेट करना है अवर द सॉल्यूशन, टोटल जो वेपर प्रेशर अवर द जो सॉल्यूशन होएगा ना, टोटल वेपर प्रेशर अवर द सॉल्यूशन क्या होता है, कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट। जैसे कि कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन से हमने रिलेटेड कर दिया, क्या होएगा, P टोटल P1 प्लस डेल्टा P हो गया अगर प्योर कंडीशंस में देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते थे, हम x2 की जगह रख देते, x2 की जगह 1 माइनस x1 रख देते, तो उस कंडीशन में भी हम है ना किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर इस एग्जांपल में है ना हम कंपोनेंट 2 को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर रहेगा ओवर द सॉल्यूशन क्या करेंगे, वो लीनियरली वेरी कर रहा है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 1 and 2, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A। जो सॉल्यूशन रहेगा ना उस पे जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा है ना, वो क्या करेंगे कि कंपोनेंट जो एक है ना उसका अगर इंक्रीज होता जाएगा तो वो जो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, हमने है ना कंपोनेंट 2 को है ना ज्यादा वोलेटाइल माना है, तो अगर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शंस अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता जाएगा। हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली माना है कि देखो यहाँ पे P2 नोड है ना, वो देखो यहाँ पर है, ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है, ठीक है। और P2 जो कंपोनेंट 2 है ना उसे मोर वोलेटाइल हमने माना है, कंपोनेंट 1 को लेस वोलेटाइल माना है। यहाँ पे ये एग्जांपल रही है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, देखो यहाँ पे इस साइड जाने पे मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, x2 का बढ़ रहा है, तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है ये इधर जाने पे बढ़ रहा है ना, अगर कंपोनेंट 2 बढ़ रहा है तो। और अगर इधर आ रहे हैं तो इधर x1 तो कंपोनेंट जो 1 है वो तो 0 है बिल्कुल उसका मोल फ्रैक्शन तो, और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 100% क्या है, कंपोनेंट 1 है। लेकिन इस वाली कंडीशन में अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना है, P टोटल इतना है, तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे अगर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है ना x2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस साइड जाने पे है ना x1 का मोल फ्रैक्शन तो कम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे x2 का मोल फ्रैक्शन है ना लगभग बीच में से आ गया, तो x2 का मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पे कम हो रहा है भाई, यहाँ पे x2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा था, यहाँ पे तो x2 का मोल फ्रैक्शन कम है,
क्योंकि इस साइड आने पे क्या हो रहा है, H2 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है ना, H2 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। एक बार इसे ग्राफ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं वापस से, क्योंकि इनिशियली ये ग्राफ जब मैं 12th में थी तो मुझे भी नहीं समझ आता था। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे है ना वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये ग्राफ है। हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में क्या है कि दो कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 लिया है, ठीक है। इसके कारण जो वेपर प्रेशर है पार्शियल पी टोटल, इसके कारण जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसे P1 नाम दिया है, और कंपोनेंट 2 के कारण है उसे क्या दिया है, P2 दिया है। इसके कारण जो ये P1 है ना, ये P1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन की, जो सॉल्यूशन में इसके कितने मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो पार्शियल प्रेशर है P2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों का जो सॉल्यूशन का P टोटल है वो क्या हो गया, P1 प्लस P2 होएगा, दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट 2। अब है ना P, इसका जब है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये आता है P1 नोड x1, और इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, P2 नोड आएगा। मतलब जो कंपोनेंट 2 है उसकी प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा वो चीज आएगी, ठीक है। प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या होएगा कंपोनेंट 2 का। अब यहाँ पे P टोटल क्या आ जाएगा, P1 क्या है, P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट वाला सिस्टम ले रहे हैं अपन, है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P टोटल क्या आ जाएगा, x1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस x2 लिखेंगे, तो P1 नोड 1 माइनस x2 प्लस P2 नोड x2, ठीक है। तो P1 नोड से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नोड x2 प्लस P2 नोड x2, ये चीज आ गई। इसे वापस से रीअरेंज करते हैं, प्लस P2 नोड x2 माइनस P1 नोड x2, ठीक है। अब यहाँ पे x2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो P1 नोड प्लस P2 नोड, सॉरी ये P1 नोड माइनस P1 नोड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, दो वोलेटाइल जिसमें है ना दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हमने कर ली थी। अब यहाँ पे ना जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट थे, यहाँ पे ये चीज मानी गई है कि जो कंपोनेंट 2 है ना वो मोर वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 1, है ना। तो इधर जाते हैं ना तो x2 के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे x1 के मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएंगे और x2 हो जाएगा 1, है ना। मतलब प्योरली इस वाली जगह पे क्या है, प्योरली क्या है, x2 है। इस वाली जगह पे x1 क्या है, 1 है, और x2 क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या है, प्योरली यहाँ पर क्या है, प्योरली x1 है, ठीक है। और ये आ गया वेपर प्रेशर आ गया। अब है ना मोर वोलेटाइल कौन सा है, 2 है, तो इसका जो प्योर स्टेट होगी ना, जो P2 नोड यहाँ पर होएगा, और 1 तो लेस वोलेटाइल है तो P1 नोड कहाँ पे होएगा, यहाँ पर होएगा, थोड़ा सा लेस रहेगा। ये वेपर प्रेशर है, y पैरामीटर पे क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 नोड हो जाएगा। अब हमें ये तो प्योर स्टेट है ना, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या है कि ओनली कंपोनेंट 1 है। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ओनली कंपोनेंट 2 है ना, तो ये प्योर स्टेट है। अब जैसे जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो इधर से देखो, अगर इस वाले की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे है ना कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है P1, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे यहाँ पे तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हाईएस्ट है ना। लेकिन जैसे जैसे है ना कंपोनेंट 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे कंपोनेंट 1 क्या, कंपोनेंट 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया, उसका मोल फ्रैक्शन मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट 1 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसी तरीके से
ये हो गया। जैसे जैसे इधर इधर आते हैं ना हम, देखो यहाँ से अगर हम इधर आ रहे हैं तो इधर आ रहे हैं, है ना, तो कंपोनेंट जैसे इधर आ रहे हैं हम तो कंपोनेंट 2 है जहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन 1 है। इधर आते हैं तो मोल फ्रैक्शन 0 है। तो अगर प्योर कंडीशंस की बात करी जाए तो जो इसका वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 2 का, वो बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा। अब ये वाली जो कंडीशन आती है ये आती है सॉल्यूशन की, ठीक है। अब सॉल्यूशन में मोर वोलेटाइल कौन सा है, कंपोनेंट 2 है। तो जैसे जैसे देखो कंपोनेंट 1 की तरफ कंपोनेंट 2 की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, पी टोटल है, ये है पी टोटल, वो क्या है, P1 प्लस P2 के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, P1 प्लस P2 के बराबर है। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो अगर इस डायरेक्शन में जाते हो, अब ये देखो अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो X2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो जो P टोटल है वो इधर से इधर जाने पे देखो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। देखो ये वेपर प्रेशर का ये वाला पैरामीटर है, तो ऐसे देखो यहाँ पे रहोगे तो इतना वेपर प्रेशर रहेगा, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट है ये वाला, है ना, ठीक है। तो X2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ने पे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और जब X1 का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे इधर आएंगे ना, इस साइड मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे, तो क्या हो रहा है कि जो P टोटल है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो जैसे एक यहाँ से था तो यहाँ पे इतना है, फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे X1 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे X2 का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शंस भी ज्यादा रहेंगे सॉल्यूशन में, और उसके कारण लगने वाला जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे यही चीज बता रखी है, ये P2 है और ये वाला P1 है, ठीक है। ये वाली लाइन क्या बता रखी है, P1। P1 मतलब जो है ना, जो कंपोनेंट 1 के कारण लगने वाला पार्शियल। अब इधर जाते हैं तो देखो कंपोनेंट 1 की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, उसका मोल फ्रैक्शन 0 है। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन 0 होएगा P1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर कंपोनेंट 2 की बात करते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब 100% प्योर वही है, तो इसका जो P2 है वो हाईएस्ट होएगा यहाँ पे, जैसे P2 नोड बोल दिया। जैसे जैसे क्या होएगा, इसके मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते जाएंगे X2 के इधर, तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो देखो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि X2 का मोल फ्रैक्शन 0 होएगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P2 भी 0 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। और ये है P टोटल है, जो P1 प्लस P2 का टोटल है। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है, हाँ ये जरूर चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मोर वोलेटाइल किसको माना है, P2 इज मोर वोलेटाइल देन P1, सो P2 नोड क्या है कि ज्यादा है P1 नोड से, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो वेपर है ना उसका भी कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, व्हेन जब वो है ना सॉल्यूशंस के साथ इक्विलिब्रियम में। जैसे कि हमारे पास अगर कोई गैस ले रहे, ये हमारा लिक्विड स्टेट है, ठीक है, और ये उसके ऊपर गैस है, गैसियस पार्टिकल है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिस है। तो इस कंडीशन में ये जो गैसियस फेज है जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर रहती है, उसका कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना, जो कंपोनेंट्स है ना उनके पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं। Y1 और Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस है of a component 1 and 2 and respectively in the vapor phase, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट 1 है उसका मोल फ्रैक्शन, अगर वेपर फेज की बात हो रही है, ये वेपर फेज जो ऊपर है उसका कंपोजिशन निकालना है। ये जो वेपर फेज है, नीचे वाला तो सॉल्यूशन है, इसका कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज, जो वेपर फेज का की, है ना, ठीक है। तो उनके द्वारा लगाए गए पार्शियल प्रेशर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसके दो मोल फ्रैक्शन 1 है और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 2 है। तो जो पार्शियल प्रेशर होएगा कंपोनेंट ए के द्वारा लगा हुआ, उसके मोल फ्रैक्शन बाई इस वेपर में उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई उनके द्वारा, दोनों कंपोनेंट के द्वारा कितना जो है ना टोटल वेपर प्रेशर कितना लगाया गया है, उससे मल्टीप्लीकेशन से निकालेंगे। इसी तरह जो P2 क्या होएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट 2 क्या होएगा, उसका वेपर फेज में इसका कितना मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाई P टोटल हो गया। तो इन जनरल क्या कर सकते हैं, PI इज इक्वल टू YI, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होएगा, उसका वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द P टोटल। तो ये चीज आ गई समझ में। यहाँ पे देखो सिंपली ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है,
जैसे ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और ये हमारे पास है ना गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, लिक्विड सरफेस के ऊपर, और इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो इस गैसियस फेज का कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसमें जैसे कंपोनेंट 1 भी है 2 भी है ना, तो इसके मोल फ्रैक्शन y1 होंगे, इसके मोल फ्रैक्शन y2 होंगे। इसके द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर P1 होएगा, वो किसके बराबर होएगा, इसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय P टोटल, है ना, उसी के बराबर होएगा, मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। और कंपोनेंट 2 के कारण लगने वाला जो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होएगा, इसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। तो यही चीज हमने वहां पे डिस्कस करी है। अब यहाँ पे ये जो एक है राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटीज है, वो चीज भी अगर हम देख लेते हैं एक बार। राउल्स लॉ में क्या करते हैं, राउल्स लॉ में हम ले रहे हैं P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर जो भी होएगा वो क्या होएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर वहां पे कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी लगता है, वो क्या होता है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। और जब अगर हम बात करते हैं राउल्स लॉ तो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है, और जबकि हेनरी लॉ क्या है, गैस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी के लिए। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस के द्वारा लगाया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन में उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट आता है KH और ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे KH और ये जो P1 नोड है ना, ये इन दोनों की सिमिलरिटी है। मतलब क्या हो सकता है कि जो KH है, हेनरी जो कांस्टेंट है, वो एक उसकी एक स्पेशल कंडीशन क्या हो गई, P1 नोड हो गई। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय P1 इज इक्वल टू या PI इज इक्वल टू XI मल्टीप्लाइड बाय उसके जो प्योर स्टेट में क्या उसका वेपर प्रेशर है। इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज ए सो वोलेटाइल गैस वोलेटाइल होती है दैट एग्जिस्ट एज ए गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय द हेनरी लॉ। वो क्या है, P इज इक्वल टू, है ना, KH मल्टीप्लाइड बाई X। इफ यू कंपेयर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंपेयर करें और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो फॉर राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ इट्स कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट या फिर गैस की बात करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूशन में उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। Only the proportionality constant KH differ from the P1 node या PI node. Thus, Raoult's law becomes a special case of a Henry law in which जो KH क्या हो जाता है, वो हो जाता है P1 node के बराबर हो जाता है। मतलब जो राउल्स लॉ है वो हेनरी जो लॉ है उसका एक स्पेशल कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है ना, ये तो क्या होता है कि गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे अगर वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हो, तो उनके लिए जो KH क्या हो जाएगा, वो उनके PI नोड के बराबर हो जाएगा। ये स्पेशल कंडीशन हो गई, स्पेशल केस ऑफ ए राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ ए हेनरी लॉ। तो होप सो ये चीजें भी क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, है ना, यहाँ पे कैसे लोअरिंग होती है ना वेपर प्रेशर की, वो सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वगैरह वो सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।